हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूँ स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ। एंड हम पढ़ रहे हैं यूनिट टू। यूनिट वन हमने कंप्लीट कर लिया है। एंड यूनिट टू में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स भी कवर कर लिए हैं। एंड इट इज़ गोइंग टू बी एंड हम प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट एनटीए जेआरएफ 2022। एंड मैं आपको आगे की स्लाइड्स दिखा देती हूँ कहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये सारे टॉपिक्स हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर लिए हैं। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड वीडियोस को देखिए, अगर आपको लगता है मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं, अगर आप कोड 55 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मेरे वीडियोस को ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं यूनिट 1 टू यूनिट 10 आपको प्रॉपर कंप्लीट करके दूंगी, जिसमें आपको ईच एंड एवरी टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। एंड अगर आपको लगता है कहीं पर भी किसी भी तरह का लैक है, सपोज आपके को लगता है मेरी पीपीटी में कोई प्रॉब्लम है या फिर पढ़ाने की स्टाइल में कोई प्रॉब्लम है दैट शुड बी इम्प्रूव, देन प्लीज डू लेट मी नो, आई विल वर्क ऑन दैट। एंड जो भी टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं वो सारे टॉपिक्स सारे मैंने ट्रूमैन्स की बुक से लिए हुए हैं। सो आप इस पे आंख बंद करके बिलीव कर सकते हैं दैट आई एम स्टडिंग वेल टू यू। एंड अगर आप इसको थॉरोली पढ़ते हैं, वीडियोस को देखते हैं डेली बेसिस पे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये सारा कोर्स जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ये पूरा कंप्लीट कोर्स है। इसमें कहीं पे भी आपको कोई टॉपिक मिस नहीं नज़र आएगा। सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हुए हैं, राइट। सो आगे जो भी मैं पढ़ाऊंगी उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आप जब भी यूट्यूब खोलें और तो तब आपको मेरा चैनल दिखे, और स्पेसिफिकली जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करती हूँ यूट्यूब पे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और इजीली आप इस पढ़ाई को कंटिन्यू रख पाएँ एंड स्मूथली आप पढ़ते रहें मेरे साथ, राइट। सो आज हम करने जा रहे हैं नेचर ऑफ करियर प्लानिंग। इस सेशन में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा नेचर ऑफ करियर प्लानिंग। सो लेट्स स्टार्ट विथ this. Career planning is a process of developing human resources rather than an event upward movement. It involves upward movement in the organizational hierarchy or special assignments, project work which required abilities to handle recurring problems, human relations issues and so on. So क्या होता है करियर प्लानिंग? जब भी हम करियर प्लानिंग की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक पहला ऑप्शन आता है द ऑब्जेक्टिव एंड द गोल, द स्ट्रेटजीज, राइट। सो क्या ऑब्जेक्टिव होगा, क्या गोल्स होंगे, राइट, किस तरह से हम इस काम को अंजाम देंगे, क्या हमारी प्लानिंग्स होंगी उसको करने के लिए, क्या एग्जीक्यूशन लेवल होगा, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। सो करियर की बात जहाँ पे आती है तो आप हमारे माइंड में प्लानिंग ऑटोमेटिक आ जाती है कि कैसे प्लान करेंगे, क्या हमें गोल्स अचीव करने हैं, अगर आज हम इस लेवल पे हैं तो हमें इससे एक लेवल अप होने के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। सो दीज आर द थॉट प्रोसेस व्हेन यू प्लान फॉर करियर और फॉर एनीथिंग व्हेनेवर यू प्लान, राइट। सो दीज आर द प्रोसेस। थ्रू प्रोसेस के थ्रू आप करियर प्लानिंग करते हैं, अपवर्ड मूवमेंट के थ्रू करते हैं, म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू करते हैं, डायनामिक इन नेचर, राइट। सो लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज अ प्रोसेस. करियर प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज रादर देन एन इवेंट। इवेंट की आप किसी एक पर्टिकुलर इवेंट को आप डेवलप नहीं करते हैं, बल्कि आप अपने करियर को डेवलप करने के लिए एक प्रोसेस बनाते हैं, राइट। उसको एग्जीक्यूट करते हैं एंड देन आप अपने करियर तक पहुंच पाते हैं, दैट इज द प्रोसेस। प्रोसेस ये वो होता है जिसमें ढेर सारी चीजें लगती हैं, राइट। इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एफर्ट्स, दैट इज द प्रोसेस। अपवर्ड मूवमेंट, आप एक लेवल अप जाते हैं, कभी भी नीचे की तरफ नहीं करते। करियर प्लानिंग का मतलब ये होता है कि आप आज जहां पर हैं उससे सक्सीडिंग वे में आप आगे बढ़ते रहें, आपका जो मूवमेंट हो वो अपवर्ड हो, राइट। सो दिस इज द अपवर्ड मूवमेंट. It involves upward movement in the organization hierarchy or special assignments, project work, which requires ability to handle recurring problems, human relations issues, on and so on.
And what is mutuality of interest? That is, the individual's interest is served as his needs and aspirations are met to great extent, and the organization interest is served as each of its human resources is provided an opportunity to develop and contribute to the organizational goals and objectives to the optimum of its ability of confidence, राइट। सो इसमें कहने का मतलब ये है कि ये रिलेशनशिप होता है, आपका ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप होता है, जहां पर इम्प्लॉयज एक दूसरे के साथ, आप अगर आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अप्रोच अचीव करने के लिए, राइट, अपना करियर डेवलप करने के लिए इन एन ऑर्गेनाइजेशन आप अपने ग्रुप मेंबर की सहायता लेंगे या फिर उनको सहायता देंगे, राइट। उनके साथ मिल के जुल के काम करेंगे तभी आप गोल को अचीव कर पाएंगे। दैट इज द म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट। डायनामिक, डायनामिक का मतलब होता है कि दिस इज डायनामिक इन नेचर, कि जो चीज आज वर्क कर रही जरूरी नहीं कि वो कल भी वर्क कर रहे, उसमें ऑब्वियसली आपको अपग्रेड करने की जरूरत पड़ सकती है। आज जिस टेक्नोलॉजी को आप यूज कर रहे हैं जरूरी नहीं कि वो आपको सालों साल वही टेक्नोलॉजी पे आप काम करते रहेंगे, बिकॉज चेंजेस आर देयर इन दी इन्वायरमेंट। आप ये नहीं कह सकते कि चेंजेस हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, इसका रीजंस क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, चीजें अपग्रेड होके आ रही हैं, तो वो डायनेमिक होता है इन नेचर। चाहे वो आप पर्सनल लेवल पे देखें या प्रोफेशनल लेवल पे देखें, आप इंडिविजुअल लेवल पे देखें या फिर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे देखें, दैट इज डायनेमिक इन नेचर, राइट। सो चीजें फ्लेक्सिबल होती रहती हैं, अप एंड डाउन, हियर एंड देयर, एंड चीजें अपग्रेड होती रहती हैं, दैट इज द डायनेमिक इन नेचर। In a single in line you can understand, career planning is a dynamic in nature due to an event changing ever changing environment. So obviously environment हमारा change होता रहता है, बदलता रहता है, उस environment के according हम ढलते रहते हैं। That is the dynamic in nature of whenever you are planning for career, then it is dynamic in nature. Career path. What is career path? A career path is a sequence of jobs that leads to your short and long term career goals. career path क्या होता है कि ये आपको शॉर्ट से लॉन्ग की तरफ, लॉन्ग कभी लॉन्ग स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, कभी शॉर्ट स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, तो दैट लीड्स टू योर जॉब, कि आपका काम होना चाहिए, आप अपने करियर की तरफ आगे बढ़ते रहे, चाहे वो छोटे प्लान्स के थ्रू आप जा रहे हैं चाहे बड़े प्लान के थ्रू जाते हैं, कभी कभी आप उनको अचीव करने के लिए छोटे छोटे प्लान बनाते हैं, कभी कभी बड़े प्लान बनाते हैं। दिस इज द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म करियर गोल्स। सम follow a linear career path within one field, with while others change fields periodically to achieve career or personal goals. We will review types and examples of career path and how to develop a career path. So we'll see here how we develop the career path. First one is traditional career path. Let me explain you the career path. So what is traditional career path? That is an employee progress vertically upward in the organization from one specific job to next. So ट्रेडिशनल क्या है, जैसे जो हमारा ट्रेडिशन चलता आ रहा है कि आप आपने कोई करियर चुना और आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोफाइल में आप जॉब कर रहे हैं, तो उसमें आप सपोज पहले आपने एसोसिएट्स के रूप में एज एन एसोसिएट आपने ज्वाइन किया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, फिर आपका डेवलपमेंट होता है, आपने अचीवमेंट किया, आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी, देन आप यू आर प्रमोटेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू एग्जीक्यूटिव लेवल। एग्जीक्यूटिव से आप सीनियर एग्जीक्यूटिव की तरफ प्रमोट होते हैं, फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव से आपको मैनेजर बना दिया जाता है, मैनेजर से फिर सीनियर मैनेजर बना दिया जाता है, तो so on you grow in the organization. So this is the career, traditional career path, कि आप ट्रेडिशनली जैसे पहले से चलता आ रहा है कि इस तरीके से आप सीक्वेंस वाइज आगे बढ़ते रहेंगे, दैट इज द ट्रेडिशनल करियर पाथ। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज नेटवर्क करियर पाथ. Network career path, a method of career path that contains both a vertical sequence of jobs and a series of horizontal opportunities. जहाँ पर हमने ट्रेडिशनल में बात की कि ये सिर्फ वर्टिकली ही जाता है, वर्टिकली मतलब एक लाइन में जाता है, लाइक राइट, आप अपवर्ड से
डाउनवर्ड से आप अपवर्ड की तरफ जाते हैं, या फिर अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ नहीं आप कह सकते, डाउनवर्ड से आप अपवर्ड की तरफ से जाते हैं, राइट। ट्रेडिशनल करियर पाथ का जो एक फॉर्मूला यू कैन से, या फिर इसका जो कॉन्सेप्ट है कि आपने पहले एक जूनियर लेवल से स्टार्ट किया और फिर सीनियर लेवल पे पहुंच गए, दिस इज द वर्टिकल, आप वर्टिकली ग्रो कर रहे हैं, राइट। और नेटवर्क करियर पाथ का क्या मतलब होता है कि आप वर्टिकली तो जा रहे हैं, हॉरिजेंटली भी जा रहे हैं, लाइक आपका वर्टिकल इंप्रूवमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, आप एक एसोसिएट लेवल से आप मैनेजर लेवल तक पहुंच गए, दैट इज वर्टिकल इन नेचर। बट उन वर्टिकल में आप देखेंगे हॉरिजॉन्टली भी आप कभी एक्सपेंड करते हैं, लाइक आपको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल तो वही रहेगा आपका, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ा दी जाती हैं। सपोज आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन आप पहले सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर किसी एक दो पर्सन को हैंडल करते थे, लेकिन अभी आपको एक पूरी टीम दे दी गई है, 10 बंदों की, 10 पर्सन की टीम दी गई है। नाउ यू आर ग्रोइंग हॉरिजॉन्टली, क्योंकि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ा दी गई है, राइट। दैट इज हॉरिजॉन्टल। और ऑब्वियसली आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाई जाएगी आपके ऑर्गेनाइजेशन में। अगर एम्प्लॉयर ने आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ाया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी सैलरी को भी बढ़ाएगा। सो वो ग्रोथ तो होगी ना, एक पर्सनल लेवल पे, एक इंडिविजुअल लेवल पे आपकी ग्रोथ हो रही है, चाहे भले ही आप वर्टिकली ग्रो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टली आप ग्रो कर रहे हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम लेवल पे बढ़ा दी गई है, और आपको पे आउट भी ज्यादा किया जा रहा है, दैट इज द हॉरिजॉन्टल करियर पाथ। सो ये जो नेटवर्क है, नेटवर्क करियर पाथ के थ्रू आप वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली इन बोथ वे यू ग्रो, that can be any one of them or both. Lateral skill path. Traditionally, a career path was viewed as moving upward to highest level of management in the organization. The availability of the previous two options has diminished considerably in recent years, but this does not mean that an individual has to remain in the same job for life. There are often lateral moves within the firm that can be taken to allow an employee to become revitalize and find new challenges. एक होता है कि आप जो ट्रेडिशनली चलता आ रहा है कि आप हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, या फिर वर्टिकली ग्रो करते हैं, राइट। बट अभी जो न्यू ट्रेडिशन है, इन सब के बाद जो अभी नया जो मॉडर्न एरा है, जो न्यू डेवलपमेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे लेटरल स्किल पाथ डेवलपमेंट आपका होता है। लाइक आप लेटरल मतलब कि आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मूव कर जाते हैं, आपको प्रमोट कर दिया जाता है, राइट। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप किसी मार्केटिंग, सपोज कोई भी फर्म है, आपने मार्केटिंग एसोसिएट्स के रूप में ज्वाइन किया वहां पे, फिर आप मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बनते हैं, फिर मैनेजर बनते हैं, फिर सीनियर मैनेजर बनते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी अब क्या हो गया है कि ऑर्गेनाइजेशन आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि अगर आपने मार्केटिंग में भले ही ज्वाइन किया ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन आपके अंदर स्किल्स अकाउंटिंग की है, आप अकाउंटिंग में जाना चाहते हैं, राइट, या फिर आपको एचआर में जाना है, राइट, तो आपके पास वो ऑप्शन है कि आप लेटरल ग्रो कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। आप अपनी प्रोफाइल को स्विच करके ऑर्गेनाइजेशन में ही दूसरी प्रोफाइल पे ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज द लेटरल, राइट। And dual career path, that is a career path method that recognizes that technical specialists can and should be allowed to continue to contribute their expertise to a company without having to become managers. डुअल करियर पाथ का मतलब होता है कि आपने जिस प्रोफाइल पे ज्वाइन किया है कंपनी को, वो तो आप काम कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आपके अंदर कोई एक्स्ट्रा स्किल्स है, एबिलिटीज हैं, तो आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो सके, दैट इज द डुअल करियर पाथ, राइट। ऑर्गेनाइजेशन उस इम्प्लॉय को अलाउ करता है कि आपके पास जो एक्स्ट्रा टेक्निकल स्किल्स हैं, जो कि हमारे लिए मतलब आपकी प्रोफाइल से हट के हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है, देन यू कैन यूटिलाइज दैट टेक्निकल स्किल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट organization can be benefited and you also can be benefited, in respective of your extra skills, right. So this is the dual career path. Need of HRM. What is need of HRM? Some of the reasons for need of human resource management are for good industrial relations,
create organizational commitment, meeting with changing environment, change in political philosophy. Fifth, enhanced pressure on employees, and sixth one is meeting research and development requirements. So what is need of HRM? Let me see. ऑब्वियसली आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात उस लेवल पे करते हैं जहाँ पे आपको एक अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन की जरूरत होगी। आपका अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छा होगा तभी आप ग्रो कर पाएंगे एज एन इंडिविजुअल पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। आपके अंदर सपोज आपको हायर किया गया है प्रोजेक्ट ए के लिए, राइट? आप उस प्रोजेक्ट को करने के लिए आपको पूरे 100% आपकी डेडिकेशन की जरूरत होगी। तो आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आप एक कमिटमेंट देंगे कि मुझे इस काम, आप खुद से कमिटमेंट करेंगे कि मुझे इस काम को, ऑर्गेनाइजेशन को, इस काम को 100 डेज में खत्म करके देना है एंड आई हैव टू सर्व टू द ऑर्गेनाइजेशन इन 100 डेज। तो वो कमिटमेंट आप ऑर्गेनाइजेशन से करते हैं, अपने काम से करते हैं कि मुझे इस काम को इस विद इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड में करके देना है। दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। वो इंडिविजुअल लेवल पे भी क्रिएट किया जा सकता है और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी किया जा सकता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन आपको ट्रेनिंग देती है तो आपको बताती है कि आपके अंदर एक कमिटमेंट होनी चाहिए अपने काम को खत्म करने के लिए, राइट? आपके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए। सो दैट इज द क्रिएटेड इनटू द एम्प्लॉइज बिहेवियर। मीटिंग विथ चेंजिंग इन्वायरमेंट। जैसे ऑब्वियसली आपका जो एनवायरमेंट होता है वो चेंज, लाइक डायनेमिक इन नेचर होता है, राइट? दैट इज डायनेमिक इन नेचर। जो टेक्नोलॉजी आज यूज हो रही है जरूरी नहीं कि वो कल भी वही उतनी ही यूजफुल होगी। जो चीजें आज वर्कआउट कर रही हो कल भी वही वैसे उसी तरीके से वर्कआउट करेंगी, नहीं। देर आर चेंजेस, देर आर मेनी चेंजेस। टेक्नोलॉजी में चेंजेस है, लोगों के थॉट में चेंजेस है, लोगों के काम करने के तरीके में चेंजेस है। आज जो हम कर रहे हैं कल हमारे आने वाले जो जो हमें सक्सीड करेंगे वो उनकी के तरीके और होंगे। सो दिस इज द चेंजिंग एनवायरमेंट और उसमें ढलने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। दैट इज द मीटिंग विथ चेंजिंग एनवायरमेंट। आप मीट कर पाए उसके साथ, राइट? एंड फोर्थ वन इज चेंज इन पॉलिटिकल फिलोसफी। राइट, आप देखते होंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स होती है। जब अपर लेवल पे जाएंगे बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स होती है, चीजें बायस्ड हो जाती हैं, राइट? तो उन चीजों में भी बदलाव होता रहता है, राइट? बदलाव होता रहता है, तो उसमें भी आपको ढलने की जरूरत है। आप देखेंगे कि आप जिस एनवायरनमेंट में आज हैं, आप कोशिश यही करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि ठीक है ये एनवायरनमेंट मुझे सूट करता है, क्योंकि अगर आप भी पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं, आपको भी लगता है कि ठीक है गॉसिप्स में तो बड़ा मजा आता है, जो आप इधर की बातें उधर करते हैं, उधर की बातें इधर होती हैं, फिर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। सो उनमें भी आप एक कहते हैं कि आप अपना योगदान दे सकते हैं कि उनको रिड्यूस किया जा सके, उसको कम किया जाना चाहिए, राइट? तो चेंज इन पॉलिटिकल फिलोसफी, आपकी फिलोसफी क्या है उस पे के बेसिस पे आप चेंजेस देख सकते हैं। अगर आप अच्छा करना चाहेंगे, अगर अच्छा करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल लेवल पे, तो आपको अच्छी चीजें दिखेंगी। अगर बुरा करेंगे, आप भी उन चीजों में इन्वॉल्व होंगे, एक्स्ट्रा फालतू की चीजों में इन्वॉल्व होंगे, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको वो इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा, राइट? सो फिफ्थ वन इज इनहेंस प्रेशर ऑन एम्प्लॉयज, राइट? आज की डेट में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया है लोगों के ऊपर, राइट? अचीवमेंट का, टारगेट्स का, कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है। सो आपको अपना जो प्रेशर लेवल है उसको इनहेंस करना पड़ेगा उसके लिए, राइट? सो सिक्स वन इज मीटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट। आप देखते हैं कि जब भी एम्प्लॉयज को हम हायर करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज एन मैनेजरियल लेवल, अपने नीचे किसी सबॉर्डिनेट को हायर करते हैं, तो आप देखते हैं कि जो ये स्पेसिफिक जॉब के लिए हमने हायर किया है पर्सन को, क्या जरूरत हो सकती है, क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है एक पर्सन की, किस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती है, और ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो कितना इफेक्टिव वे में वो प्रोवाइड की जा रही है या फिर की जानी चाहिए। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट ऑफ मीटिंग विथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट? एक पर्सन का डेवलपमेंट के लिए, करियर में उसके डेवलपमेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, दैट आर द डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स। बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग से क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपको एक वन लाइनर क्वेश्चन आता है
राइट। सो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको लगता है कहीं पे भी समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को अगर देखते हैं तो वीडियो में आप कमेंट डाल सकते हैं कि आपको इस वीडियो में ये प्रॉब्लम आई है, एंड कहीं भी लैक हो पीपीटी में या फिर मेरे टीचिंग स्टाइल में कहीं भी आपको लगता है, देन यू कैन लेट मी नो, राइट। So benchmarking is defined as the process of measuring products. Benchmarking is defined as the process of measuring products, services, and processes against those of organizations known to be leaders in one or more aspects of their operations. Benchmarking provides necessary insight. You understand how your organization compares with similar organizations, even if they are in a different business or have a different group of customers. Benchmarking is defined as the process of measuring products, services, and processes against those organizations known to be leaders in one or more aspects of their operations. So benchmarking का क्या मतलब होता है कि benchmarking का मतलब आप benchmark कर रहे हैं irrespective of their similarities, right? आपका नेचर ऑफ बिजनेस भले ही डिफरेंट हो, आपका कंपटीशन लेवल भले ही डिफरेंट डिफरेंट हो, लेकिन आप कंपैरिजन करते हैं, राइट। प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन करते हैं, सर्विसेज का कंपैरिजन करते हैं, प्रोसेसेस का कंपैरिजन करते हैं। दैट इज द बेंचमार्किंग, राइट। कि भले ही आप आज के एनवायरनमेंट में आप देख रहे हैं कि कोई भी बिजनेस हो, उनको स्टेब्लिश करना, उनको मार्केट में बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो आप अपने सेम इंडस्ट्री लेवल पे तो देखेंगे ही कंपटीशन, लेकिन अदर इंडस्ट्रियल लेवल पे भी देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन के। अदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके भले ही नेचर ऑफ बिजनेस डिफरेंट है, उनका जो सर्विस, उनका जो प्रोडक्ट है भले ही डिफरेंट है, लेकिन आप उनका कंपैरिजन करेंगे, उनको देखेंगे कि उन्होंने क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो की, कैसे वो सक्सेसफुल हुए, कितना टाइम लगा, क्या उन्होंने एथिक्स फॉलो की। आप अपना देखेंगे कि हमें क्या सूट करता है, हमारे नेचर ऑफ बिजनेस जो हमारा है उसको क्या सूट करता है, उसको उसके लिए क्या डिजाइन की जरूरत है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करने की जरूरत है। तो आप प्रोडक्ट्स के बेसिस पे, सर्विसेज के बेसिस पे, प्रोसेसेस के बेसिस पे आप बेंचमार्किंग करते हैं, राइट, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सिमिलरिटीज, राइट। सो आप लीडर्स का भी करते हैं, आप इंडिविजुअल लेवल पे भी करते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी करते हैं, राइट। टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग, प्रोसेस बेंचमार्किंग। So what is process benchmarking? The initiating firm focuses its observation and investigation of business process with a goal of identifying and observing the best practices from one or more benchmark firms. Activities analyzed will be required where the objectives is to be benchmark cost and efficiency, increasingly apply to back office processes where outsourcing may be considerable. So process के according आप शब्द से ही समझ जाएंगे कि प्रोसेस बेंचमार्किंग क्या होती है। बेंचमार्किंग का मतलब वही होता है कि आप किसी भी स्पेसिफिक चीज को एक इंसाइट देते हैं, राइट, एक व्यू देते हैं, एक नेसेसरी अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि ये क्या है, क्यों है, किस लिए है। दैट इज द बेंच मार्किंग। सो प्रोसेस ऑफ बेंच मार्किंग क्या है, अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो उसमें क्या प्रोसेसेस फॉलो होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजीज यूज होनी चाहिए, दैट इज द प्रोसेस बेंच मार्किंग। फिनेंशियल बेंच मार्किंग, perform a financial analysis and comparing the results in an effort to assess your overall competitiveness and productivity. So ये क्या है, एक financial analysis है, कंपेयर करते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी जो है किस लेवल पे रही है, क्या उसका आउटपुट रहा है। दैट इज द फाइनेंशियल प्रोडक्ट benchmarking. And third one is benchmarking from an investor perspective. आप बेंचमार्क करते हैं कि क्या जो इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, उनका क्या पर्सपेक्टिव है, वो क्या सोचते हैं। वो क्या सोचते हैं कि हम सपोज वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनका क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है, कि उनको कितने टाइम में उनको एक आउटपुट निकल के आएगा, कितने टाइम में उनको बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज द इन्वेस्टर्स आउट बेंचमार्किंग, right? So that extending the benchmarking universe to also compare to
peer companies that can be considered alternative investment opportunities from the perspective of an investor. सो इन्वेस्टर का मतलब यही है कि जब वो किसी भी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो सोचते हैं कि उनको कब तक पैसा, मतलब उनको आउटपुट मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा। मे बी अगर उन्होंने आज इस कंपनी में पैसा लगाया है, उनको ये बेनिफिट मिल रहा है, मे बी कंपनी बी में वो पैसा लगा रहे हैं, वो देखेंगे कि क्या मार्केट में कंपटीशन है कंपटीशन के बेसिस से किस कंपनी में, किस ऑर्गेनाइजेशन में उनको पैसा लगाएंगे तो उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। राइट, सो दे बेंचमार्क, इन्वेस्टर्स भी देखते हैं कि कहाँ पर वो पैसा लगाएंगे तो उनको कितना प्रॉफिट मिलेगा। राइट, तो कंपटीशन के लेवल पे सेम नेचर ऑफ बिजनेस है, वो देखेंगे कि कंपनी ए है और कंपनी बी है, दोनों का नेचर ऑफ बिजनेस तो सेम है, लेकिन उसकी डिमांड क्या, लाइक उसकी जो सर्विसेज हैं, जो प्रोडक्ट निकालता है, कितना पॉपुलर है इन द मार्केट में, तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन में वो पैसा लगाएगा कि उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। दैट इज द इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव। परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग, व्हाट इज दिस? सो दिस इज allows the initiator firm to assess their competitive positions by comparing products and services with those of target firms. परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो जो फॉर्म्स के जो परफॉर्मेंस है उनके बेसिस पे आप उनका एनालिसिस करते हैं, उनकी बेंचमार्किंग करते हैं। राइट, प्रोडक्ट बेंचमार्किंग, जो मार्केट में आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, सपोज प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, राइट, कंपनी ए कंपनी बी है, वो प्रोडक्ट अपना प्रोडक्ट ए प्लस लॉन्च कर रही है, ठीक है, कंपनी बी बी प्लस प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। राइट, तो उनका क्या रेटिंग है, कितना वो पॉपुलर है वो प्रोडक्ट मार्केट में। राइट, सो दिस इज द प्रोडक्ट बेंचमार्किंग। स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग, सपोज कंपनीज है, सपोज टाटा की को ले लीजिए, टाटा का बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, टाटा स्टील में भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है, टाटा हर एक फील्ड में, टाटा होटल की बात कर लीजिए। राइट, आप टाटा स्टील की बात कर लीजिए, वो बहुत टाटा, आप कंपनी, आप सपोज पॉट्स को ले लीजिए, बर्तन को ले लीजिए। राइट, सो टाटा ने हर चीज में इन्वेस्टमेंट की है। उसके प्रोडक्ट जो वो लॉन्च करता है, वो क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करता है कि वो इतना सक्सेसफुल है। राइट, सपोज आप बजाज एलियांस को ले लीजिए। राइट, वो इंश्योरेंस कराती है सारे प्रोडक्ट्स के, पार्ट्स के। राइट, गाय भैंसों का भी कराती है वो। तो वो क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करती है, किस तरह से वो बिजनेस में, मार्केट में उनका बिजनेस किस तरह से जमे हुआ है, क्या क्या वजह है, क्या स्ट्रेटेजी उन्होंने फॉलो की है कि वो अभी भी जमे हुए हैं, और उनका जो भी बिजनेस वो ओपन करते हैं उनकी ग्रोथ होती है उनको। राइट, उनको उनको उसमें सक्सेस मिलती है, जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जो भी सर्विसेज वो देते हैं पीपल को, तो क्या स्ट्रेटेजी वो फॉलो करते हैं। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी बेंचमार्किंग। राइट, सो फंक्शनल बेंचमार्किंग, व्हाट इज द फंक्शनल बेंचमार्किंग? Functional benchmarking is a company will focus its benchmarking on a single function to improve the operation of that particular function. Complex functions such as human resources, finances and accounting, and information and communication technology are unlikely to be directly comparable in cost and efficiency terms and may need to be disaggregated into processes to make valid comparison. So functional benchmarking का क्या मतलब होता है कि वो एक सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल डिपार्टमेंट की बात करता है, लाइक सिंगल, सपोज एचआर का क्या परफॉर्मेंस रहा है, वो कितना प्रोडक्टिव रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का क्या रोल रहा है, कितना प्रोडक्टिव रहा है, उसके बिना क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, मार्केटिंग का क्या रहा है। तो वो एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के लेवल पे वो उसका बेंचमार्किंग करता है कि उनके क्या फंक्शंस हैं, वो सिंगल उनके एक्टिविटीज, पर्टिकुलर एक्टिविटीज को देखते हैं और समझते हैं कि इनके क्या लेवल्स हैं, वो किस लेवल पे काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो इंडिविजुअल लेवल पे जो डिपार्टमेंट है, एवरी डिपार्टमेंट एट देयर इंडिविजुअल लेवल, हाउ मच दे आर प्रोडक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड क्या उनका रोल है। दिस इज द बेंचमार्किंग। Best in class benchmarking. What is this? This is involves studying the leading competitor or the company that best carries out a specific function. That carries out a specific function. That is the best class benchmarking. कि आपका मतलब बेस्ट क्लास क्या हो सकता है, मतलब स्पेसिफिक चीज पे आप फोकस करते हैं, दैट इज द बेस्ट इन क्लास बेंचमार्किंग। Operational benchmarking, that is embraces everything from staffing and productivity to office flow
एंड एनालाइज अ प्रोसीजर परफॉर्म्ड। ऑपरेशन, क्या आपने प्रोसीजर किया, फॉलो किया है, किस तरह से आपने उस काम को अंजाम दिया है, दैट इज द ऑपरेशनल बेंचमार्किंग। एनर्जी बेंचमार्किंग, दैट इज प्रोसेस of collecting, analyzing, and relating energy performance data of comparable activities with the purpose of evaluating and comparing performance between or within entities. Entities can include processes, building, or companies. Benchmarking may be internal between entities within a single or organization or subject to confidentiality restrictions external between competing entities। ठीक है, सो इसके बेसिस पे आप देख सकते हैं दैट दीज आर ऑल आर द बेंचमार्किंग। सो एनर्जी बेंचमार्किंग मार्किंग से मतलब यही है कि आप चीजों को कलेक्ट करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, एंड देन फिर रिलेट करते हैं, राइट right? कि रिलेट करते हैं कि इस पर मतलब सपोज प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट सी है, इनका किसने किस क्या स्ट्रेटजी फॉलो की है, प्रोडक्ट बी ने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं, प्रोडक्ट सी का क्या कंपटीशन लेवल रहा है। सो ऑन दोज बेसिस यू बेंचमार्क देयर एनर्जीज। So what are the benefits of benchmarking? Competitive advantage होता है, understanding of the external environment, process improvement, clear and concise objectives, personal relations, right? Benchmarking process benefits. The benefits are competitive advantages, understanding of external environment, process improvement, clear and concise objectives, personal retention. So these all are the benchmarking. So from next video we'll study Six Sigma. इस सेशन के लिए इतना ही। एंड आपको कहीं भी लगता है कि मेरी टीचिंग स्टाइल में कोई प्रॉब्लम है, या फिर कहीं पे भी मैं फास्ट हो रही हूँ या फिर स्लो हो रही हूँ, या फिर आपको लगता है कि कहीं पर भी समझाने में कोई लैक है, देन प्लीज़ डू लेट मी नो। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड ऐसे ही आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि आपको नए वीडियोस के लिंक आपको मिलते रहें, उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे, ताकि आप अच्छे से एंड प्रॉपर वे में तैयारी कर पाएँ, राइट? So thanks for watching me. Thank you so much.